तो जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जो भजन होते हैं, जैसे इतनी हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है पहली चीज़, और हम पूरे दिन काम करते हैं और पूरा स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है, पूरे दिन में पूरे टेंशन रहती है, तो भजनों का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो मतलब आपके जो इतने बुजुर्ग आदमी ने आपके पैर बट मैंने छुआ ही नहीं था उनसे पैर, मैं पीछे हो गया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं छोटे बड़े क्या, मैं छोटे से भी नहीं छुआता हूँ। अच्छा, मुझे बहुत अजीब लगता है पैर छुआना किसी से। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये आपकी कि आप मतलब किसी से भी पैर नहीं छुआते। हाँ, हाँ ठीक है कि किसी नमस्ते नहीं बड़ा छोटा सब एक बराबर है मेरे लिए, बट ये वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, दिल से दे रहे हो, अच्छा प्यार दे रहे हैं, दिल से दे रहे हो, मगर ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं छूता हूँ पैर, मैं अपने जो सीनियर से उनके पैर छूता हूँ, वो मेरा कर्म है, मगर मैं किसी से अपने पैर छुआ रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज़ें। होती है ना कि आप, अभी मैं इस लायक नहीं हुआ कि कोई मेरे पैर छुएगा, क्या अगर लायक हो भी गया तो भी नहीं करने मैंने सब चीज़ें। तो अच्छी चीज़ है ये चीज़, ये आपको काफ़ी पॉजिटिवनेस देती है कि हम काफ़ी अच्छा, ये एक डाउन टू अर्थ दिखाती है बंदे को। मुझे लोगों को मतलब मेरा ऐसा ऐसा देखो कि मेरे को लोगों के साथ मिलकर रहना अच्छा लगता है, उनसे बात उनके टच में रहना, उनसे बातचीत करना, ताकि कल को कोई ऐसा चीज़ें ना बोले कि हाँ भाई ये पर्सन आया था, इसके अंदर इतना ईगो था या एटीट्यूड था। वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर आए, या भगवान करे कि मैं ऐसी चीज़ें ना ही आए मेरे अंदर, तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो क्या मतलब क्या पहली बार जा रहे तो क्या वहाँ पे तब उतरे आप, तो वहाँ पे क्या आया आपके दिमाग में सबसे पहले? सर देखो, मुंबई जाना बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए, मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात होती है मुंबई जाना। मैं तो खुश था अंदर से, मगर मेरी फैमिली की तरफ से मना था। राधे राधे सभी को, डेडिवोटी डायरीज के एक और नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो सत्तू वीरा होने वाले हैं, और ये एक भजन गायक है और अभी देहरादून के उभरते सितारे भी हैं। तो शुरुआत करते हैं और आगे की जर्नी जानते हैं इनकी, तो पास्ट में कैसी थी और अभी की कैसे चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात, आज इनका हैप्पी बर्थडे भी है। तो स्टार्ट करते हैं, स्वागत करते हैं इनका सबसे पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले राधे राधे सत्तू जी, राधे राधे सर। और आज आपका बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले, तो आपकी भजन लाइन में, भजन संध्या करने लाइन में जो संध्या करते हैं आप, तो इसमें आना कैसे हुआ और आपका प्रेरणा कौन थी? सर मेरे को प्रेरित मेरे फादर साहब ने किया है, क्योंकि जब मैं छोटा हुआ करता था हाँ, तो वो जाया करते थे, जागरण वगैरह में जाया करते थे, तो उनके साथ में जिद करता था जाने की। तो बचपन में वहाँ पे जो जागरण में जाते थे तो वहाँ पे जो सिंगर्स आते थे उन्हें बैठ के सुनता था, जो कि हमारे सीनियर्स हैं अब, उन्हें सुनता था बैठ के, अच्छा लगता था सुनना बैठना। और जब पापा गाते थे तो भी उन्हें भी सुनता था, तो धीरे धीरे करके उन्हीं से प्रेरणा मिली है गाने की। शुरुआत उन्होंने ही दी है, मतलब पहले गाता नहीं था उनके साथ, खाली जाता था मैं। ठीक है, और जब मैंने गाना शुरू कराया तो वो एक मंदिर से कराया जहाँ मैं आज भी जाता हूँ। ठीक, और जो वहाँ के पुजारी जी हमारे मामा जी लगते हैं, वो मैंने बचपन से उन्हें मामा जी ही बोला है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित कराया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है कि तू गा। पहले मैं जाके खाली बैठता था उनके साथ, और उन्होंने प्रेरित कराया। वो पीछे से मार मार के मुझे बोलते थे तू गा, तू गा, तू गा सकता है। अपनी गोद में बैठा के मतलब गवाते थे मेरे से। वो पहले मैं आँख बंद करके गाता था, और डर सा लगता था, एजिटेशन होती थी गाते हुए। हाँ हाँ, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी गाने की। ठीक, फिर धीरे धीरे करके जैसे 14-15 साल का हुआ मैं, तो एक जगह प्रोग्राम में गया मैं, देहरादून में ही था हमारा प्रोग्राम, तो मैं किसी के साथ गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी अमन बेनवाल से। तो ठीक। वहाँ से हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, मगर वहाँ से जो हमारी दोस्ती हुई है, दोस्ती से बढ़ के हमारा जो रिश्ता है वो भाई का रिश्ता है। अच्छा, तो उसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा है मेरी लाइफ में। सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला वही पर्सन है मेरी लाइफ में, जिसने मुझे आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया है। मुझे सिखाने वाला, मतलब मैं गुरु ही मानता हूँ उससे अपना, अच्छा। अब गुरु ही है मेरा वो। तो अमन भी आपके साथ ही है और आपके साथ ही चलते हैं वो भी? नहीं, उनके शोज़ बाहर भी रहते हैं, ज़्यादातर वो देहरादून से बाहर रहते हैं। वो शो के वो इंडिया से बाहर भी निकले, तो उनका प्लान बन रहा है अभी, तो अभी वो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मगर जब भी मुझे कुछ सीखना होता है, कुछ भी पूछना होता है, सबसे पहले उसी को फ़ोन जाता है मेरा। उसी से पूछता हूँ, कुछ भी पूछना होता है, कुछ भी दिक्कत आ रही होती है, लाइफ के रिगार्डिंग हो या मेरी सिंगिंग के रिगार्डिंग हो, कोई भी दिक्कत आती है, वो सिर्फ उस पर्सन से जाके पूछता हूँ। एंड वो सपोर्ट भी करता है, हेल्प भी करता है उसी को लेके। तो जैसे कि आपने बताया, आपके स्टार्टिंग के डेज में आपको 3 जनों ने सपोर्ट किया है, आपके मामा जी, आपके पापा और अमन। तो आपका इसमें प्रॉपर मार्गदर्शक कौन है? सर मैं बताना चाहूँगा कि मार्गदर्शक तो तीनों ही हैं, क्योंकि अगर पापा को ना सुनता तो मैं गाना शुरू ना करता, हाँ, और मामा जी अगर सपोर्ट ना करता, अगर उस मंदिर में ना जाता और वो सपोर्ट ना करते गाने के लिए, पीछे से इतना सपोर्ट ना करते मेरे को, तो शायद मैं गा ही ना पाता। और रही बात अमन की, तो उसने मेरे को सिखाया है कि
स्टेज पे किस तरीके से और कैसे गाना है, जो जो मेरी गलतियाँ हैं, मेरी गलतियों को बताया है, मुझे सुधारा उस चीज़ों को लेके। अच्छा। और अभी भी जो कोई भी गलती हो जाती है तो तुरंत बताता है मेरे को कि ये गलती है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा नहीं गाना चाहिए था। हर चीज़ को लेके वो मतलब बताता है मेरे को कि इसको इस चीज़ को ऐसे गाना है, मतलब पूरा प्रॉपर जो तैयार करा है उनको अमन ने किया है। मगर इसमें मार्गदर्शक तीनों ही हैं मेरे, कोई अलग से कोई नहीं है या अच्छा, एक कोई नहीं है, तीनों ने मेरे को प्रॉपर सपोर्ट करा है। ठीक है। तो मतलब स्टेज, मतलब आपका स्टेज फियर जो है वो प्रॉपर्ली अमन ने। हाँ जी, हाँ जी, जो स्टेज फेयर था वो उसने ही निकाला अंदर से कि वहाँ पे किस तरीके से गाने कोई गलती ना हो, वो सब चीज़ें उसने बताई है मेरे को। हाँ जी। टेक्निकल टर्म्स जो होती हैं हाँ, जो उसने हाँ। बताई। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जब अपने भजन बनाते हैं, जब आपके भजन की रचना होती है, तो भजन लिखते टाइम आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है? प्रोसेस तो कुछ नहीं होता सर उसमें, बस ये होता है मेरे माइंड में एक चीज़ चलती है कि कुछ नया ट्राई करते हैं। अच्छा। अगर हम मेरा जो लिखने का तरीका होता है वो होता है नेचुरल चीज़ों के ऊपर। जैसे मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मेरे माइंड में कोई भी चीज़ आ गई, पहले मैं फर्स्टली उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं, वरना मेरे माइंड से स्किप हो जाती है बहुत जल्दी। ठीक है। तो कोई भी चीज़ होती है, देखता हूँ कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है मेरे को, तो इससे बन सकता है कुछ, तो उस पर लिख देता हूँ मैं कोई भी चीज़ें। ठीक है। और फिर बाद में जाके उसे फिर रिटर्न करता हूँ, पूरा लिखता हूँ उसको पूरे तरीके से बैठ के। टाइम लगता है थोड़ा सा, बट अच्छे से लिखता हूँ उसे। कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई नहीं लगती है, हाँ। बस धीरे धीरे करके उतरता हूँ। और जो मेन थॉट है मेरा वो है नेचुरल नेचुरल चीज़ों को देख के, या कोई सॉन्ग अच्छा लग गया, अगर लग गया कि हाँ ये सॉन्ग अच्छा है, जैसे मूवी में कोई सॉन्ग आ रहा है कि इस पर कोई और सॉन्ग बन सकता है, तो उस तरीके से लिखता हूँ मैं चीज़ों को। अच्छा, तो मतलब बेसिकली नेचुरल चीज़ों को आप अब्जॉर्ब हाँ, करते हो सारी हाँ। चीज़ें। जैसे कि ये सामने बैठे हैं मेरे, तो ये कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, उस मूवमेंट पे सॉन्ग, अच्छा। या कोई भी चीज़ जा रही है, गाड़ी जा रही है, गाड़ी में कैसी सवारी बैठी है, क्या चीज़ जा रही है, लड़का लड़की जा रहे हैं, उन चीज़ों को लेके सॉन्ग, मतलब एक माइंड में थॉट आता था कि आज ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं, फिर उसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ फिर सॉन्ग्स में। ओके, ओके, ओके। मतलब शॉर्ट थॉट पे नेचुरल चीज़ जितना भी हाँ, जितना नेचुरल हो सके उतना आप अपने हाँ, गाने को हाँ, रखते हैं। उस पे। ठीक है। और जैसे आप भजन के टाइम पे मतलब आप जब भजन गाते हैं तो वहाँ पे मतलब वहाँ की परफॉर्मेंसेस में आप क्या तैयारी रखती है आपकी? आप उससे पहले क्या तैयार करते हैं? और आगे क्या आपकी तैयारी रहती है? और उसके बाद और जो आगे के जो परफॉर्मेंस उसके पहले क्या तैयारी रहती है मतलब आपकी? सर तैयारी तो मेरी कुछ नहीं रहती है, बस ये रहता है कि हाँ जाके परफॉर्म करना है, अच्छा करना है, ताकि पब्लिक को अच्छा लगे। तैयारी बस यही रहती है कि हाँ पब्लिक सुनेगी तो कैसा सामने से उनका रिव्यू कैसा होगा। बस ये रहता है कि गाने से पहले गाने जब जाते हैं हम, तो उससे पहले हमारा ये रहता है कि अगर हम गाने जाएंगे तो सामने से क्या रिव्यूज़ मिलेंगे। हाँ, हाँ। और अभी तक ऐसा हुआ कि अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं सामने से, बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारे मूवमेंट भी बने हैं साथ में पब्लिक के, अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है, सब ने आके मतलब बहुत सारा प्यार भी दिया है कई जगह पे, कई इनाम भी आए हैं, कई सारी चीज़ें मिली हैं वहाँ से उनके, मतलब यादगार पल बन जाते हैं उनके साथ रह के। अच्छा। और जैसे कि अभी आप जैसे कि पब्लिक की बात की आपने, तो कभी-कभी पब्लिक क्या होता है ना, पब्लिक सपोर्ट नहीं करती। पब्लिक का पता नहीं लगता है कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। मतलब कभी-कभी क्या होता है ना, कोई पब्लिक क्या होती है कि वो सुनने वाली होती है, और कोई होती है कि वो डांस करने वाली होती है, या फिर कोई जैसे उन्हें मतलब थोड़ा मतलब वैसा मतलब उसे क्या बोलते हैं, नाचने वाली और तरीके की, मतलब अलग-अलग तरीके की पब्लिक होती हैं। तो आपको उन दो सबको पब्लिक को किस तरीके से हैंडल करते हैं आप? सर देखिए, जब हम परफॉर्मेंस करने अंदर जाते हैं, जो भी हमारा पंडाल होता है, जो माता रानी का दरबार होता है, उसमें हम परफॉर्म करने जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि पब्लिक कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं वहाँ हाँ, पे। हाँ। कहीं कहीं होता है कि हम तीसरी बार जा रहे हैं, चौथी बार जा रहे हैं, वहाँ हमें पता रहता है कि कैसी पब्लिक है, वहाँ पे क्या काम करना है हमने। मगर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमें नहीं पता पब्लिक क्या है, कैसा रिस्पॉन्स देगी, क्या है। तो वहाँ पे हमें मतलब गाते टाइम ही पता चलता है कि पब्लिक कैसी है कैसी नहीं। अगर पब्लिक सुनने वाली है तो उनका रिएक्शन उनके चेहरों से पता लग जाता है, अगर नाचने वाली है तो पता लग जाता है। वो हमें ऑब्जर्व करना होता है कि हमें कैसे काम करना है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो मतलब जैसे कि आप जैसे आपने बताया, तो आप जैसे जो थोड़ी वैसी नॉर्मल ऑडियंस सुनने वाली ऑडियंस होती है, जो नाच गाना जिसे थोड़ा कम ही पसंद होता है और पर वो सुनती हैं सिर्फ, उनको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? उन्हें फिर उनके हिसाब से भजन सुनाते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि हर जगह पे एक ही जैसा माहौल होता है। कहीं पे सुनने वाले होते हैं, कहीं पे नाचने वाले, जहाँ नाचने वाले होते हैं वहाँ पे उनके हिसाब से भजन गाते हैं, जहाँ पे सुनने वाले होते हैं वहाँ पे उनके हिसाब से भजन गाते हैं हम। अच्छा। तो एक जैसा कि मैं पूछना चाहूँगा, एक आपका सबसे पसंदीदा भजन कौन सा है? पसंदीदा भजन मेरा है दिल करता है। वैसे बॉलीवुड में कई सारे हैं, पंजाबी में कई सारे हैं, पाकिस्तानी सॉन्ग्स में कई सारे हैं, जो मोस्टली मैं गाता हूँ। अभी अभी ये पिछले साल ही रिलीज़ हुआ है, तरुण सागर जी का। तो अच्छा। वो मेरा मोस्ट फेवरेट भजन है जो मैं गाता हूँ चालीस अधिकतर। उससे पहले मतलब भजन फेवरेट सारे फेवरेट है मेरे, और आइडियल पर्सन के तो खैर मैं सारे ही गाता हूँ।
मगर ये है कि जो फेवरेट है मेरा वो दिल करता है। ठीक है, तो 4 लाइनें हो जाए उसकी। हाँ जी, ज़रूर ज़रूर। बिल्कुल। दिल करदा मैया जी मेरा दिल करदा, दिल करदा मैया जी मेरा दिल करदा, माए नी माए मेरा दिल करदा, मैया जी मैया मेरा दिल करदा, तेरे चरणों च रात बितावा, राती तेरे नाल रवा, तेनू दिल दा हाल सुनावा, राती तेरे नाल रवा, तेनू दिल दा हाल सुनावा। क्या बात है, Thank क्या बात है, क्या बात है, क्या वॉइस है। you so much. ये वॉइस मतलब अगर हम अभी अभी रिकॉर्ड करके इसे अगर हम किसी इंस्टाग्राम की प्रॉपर वायरल जाने वाला है। बहुत मतलब इसे बोलते हैं ना सुनने, मतलब एक सुर की लय होती है कि यार किसी किसी सुनने लगता है कि यार थोड़ा ऐसी है और थोड़ा नॉर्मल, एक सुर की जो लय पकड़ी तुमने, मज़ा आ गया। तो जैसा कि आपने अभी बताया आपके आइडल, जी। तो आपके मैं आइडल जानना चाहूँगा, आपके आइडल कौन है? सर मेरे जो आइडल है वो शुरू से एक ही रहे हैं मेरे। उनका नाम है मनी लाडला। वो ओके। पंजाब की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं वो। उनका मतलब पंजाब में एक नाम अलग ही चलता है, पंजाब में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और ऑल ओवर इंडिया से बाहर भी उनका नाम चलता है। अभी भी वो यहाँ पे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है वो, उनके शोज अभी वहाँ पे हैं। तो उन्हें मैंने शुरू से अपना आइडल माना है। अभी रिसेंटली मैं उनसे मिलने भी गया था, पिछले महीने उनसे मिलने भी गया था मैं। तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे उनके साथ बैठ के, उनके साथ मिल के, उनसे मिल के मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया उन्हें देख के, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिला अपना आइडल से, तो थोड़ा इंसान हो जाता है। तो उन्होंने ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं करा कि वो कोई सेलिब्रिटी है या कोई इतने बड़े लेवल पे काम करने वाले हैं, इतने अच्छे इंसान, मतलब इतने डाउन टू अर्थ पर्सन है वो। इतने प्यार से मिले, इतने प्यार से उन्होंने गले लगाया, बात करी, बैठाया वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने वहाँ पे मीटअप करा मेरे से। अच्छा। उन्हें देख के लगा नहीं कि वो इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं या इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं वो। तो आप कहाँ पे मिला, मीटअप हुआ था उनका? मैं अभी उनका शो यहाँ पे आपका सैलोपुरी में था उनका शो, माता की चौकी थी, तो वहाँ पे आ रखे थे वो। ओके। तो मैंने भी उनको सुना नहीं है वैसे अभी तक, मतलब वैसे सुनना उन्हें। वैसे सुना उस तरीके से नहीं सुना, लाइव नहीं सुना मैंने कभी भी उन्हें, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं भी जरूर जाता अच्छा अच्छा उनके अच्छा अच्छा। शो में। तो काफ़ी अच्छा हुआ उन्हें था। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर लेके चलेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे चले। तो आपने बताया जैसे कि अभी कि आपके जो आइडल है वो पंजाब से है। तो आप जैसे कि अभी देहरादून से बिलोंग करते हैं, तो देहरादून में आपका कौन आइडल है? जैसे कि आपने मेरे को बोला कि देहरादून में आइडल कौन है, तो आइडल नहीं, यहाँ पे सारे सीनियर्स हैं मेरे, क्योंकि मैं अभी सबसे छोटा हूँ इन सब में। और ये सब काफ़ी टाइम से गा रहे हैं, उनकी पूरी उम्र निकल गई है इसमें गाते गाते, तो अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे जने। मैं ये नहीं बोलूँगा कोई एक फेवरेट है मेरा, यहाँ पे सारे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और तभी इस लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, डेली के काम कर रहे हैं वो। सारी फेवरेट है मेरे यहाँ पे, कोई एक ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अच्छा गा रहा है वो अच्छा गा रहा है, सारे ही अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम पे, और शुरू से अच्छा ही काम कर रहा है, तभी आगे आज उनका इतना नाम है। जैसे औरों का तरीका मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपका तरीका है, आपका एक तरीका होता है कि आप इस पैटर्न में गाते हैं, और औरों का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि कोई माहौल बनाता है, तो कोई सुनने वाला माहौल बनाता है, और कोई प्रॉपर मतलब एक रॉक फॉर्मेट में लेके चलता है कि ये इस तरीके से। तो आपका क्या रहता है गाने का तरीका? आप किस तरीके से माहौल क्रिएट करते हैं, किस तरीके से ऑरा क्रिएट करते हैं? देखो सर, हमारा ऐसा रहता है कि हमारा कोई फिक्स नहीं रहता कि हाँ यहाँ पे ऐसा गाना है या वैसा गाना है। हाँ, कुछ चीज़ें रेडी रहती है कि हाँ चीज़ें सुनानी है, कुछ चीज़ें पब्लिक डिपेंड करती है कि पब्लिक क्या सुनना चाहती है। कई बार डिमांड आती है पब्लिक की, तो हमें वो चीज़ें भी रेडी रखनी पड़ती है अपने पास, और कई बार हम अपने पास से सुनाते हैं तो पब्लिक को पसंद भी आता है। इसमें ऐसे प्रिपरेशन वाली बात कोई नहीं होती है। इसमें ये होता है जैसे हम गाने गए, तो वहाँ पे हमने शुरू करा, जैसे मेरा थॉट है, मैं अपना इंट्रो से शुरू करता हूँ, जो भी मेरा है, मैं राग भैरवी से शुरू करता हूँ, राग दरबारी से शुरू करता हूँ। ठीक। 2 राग है जिससे मैं इंट्रो शुरू करता हूँ, उसके बाद जैसा पब्लिक डिपेंड करती है वैसा सुनाते हैं। जो मेरा इंट्रो होता है वो राग भैरवी और राग दरबारी पर रहता है, ठीक और है। उसी के थ्रू हम अपना पूरा एक एरिया बनाते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं वहाँ का, जो जिसमें हमें भी अच्छा लगता है गाते हुए और पब्लिक को भी पसंद आता है। तो जैसे कि आप गाते हैं, जैसे कि आपका एक ऑरा क्रिएट हो जाता है कि आपका ये पूरा माहौल बना हुआ है उस तरीके से, तो वहाँ की जो एनर्जी मैं जानना चाहूँगा, वो आपकी एनर्जी क्या फील करते हैं आप उस टाइम? मतलब वो मोमेंट तो सर देखो अलग ही होता है, एक अलग लेवल का मोमेंट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, कि वो सामने वाली पब्लिक ऑब्जर्व करती है हमें अपने आप को, जैसे अब हम अपने आप को सिर्फ मिरर में देख सकते हैं, तो हमारी मिरर उस टाइम पे पब्लिक होती है, अच्छा। हम अपने आप को नहीं देख पाते। मगर हाँ, अगर
हमें पब्लिक को पसंद आ रहा है तो हमें भी अच्छा लगता है, तो हमें लगता है कि और अच्छे से गाएं यहाँ पे और अच्छे से काम करके आएँ, ये होता है हमारा। एक आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका वो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑरा रहता है, क्या पूरा का पूरा वहाँ पे माहौल रहता है। एक जैसे कि जैसे मैं बोलता हूँ कि कभी कभी कोई होता है कि किसी पे माता भी आ जाती है, तो वो भी हो जाता है। और मतलब आप इन वो क्या जो एनर्जी बेस्ड होता है, जैसे जागरण में होता है तो एनर्जी मेन धीरे 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 धीरे, जैसे कि जागरण स्टार्टिंग से होता है तो पहले वो थोड़ा लो लेवल पे रहता है थोड़ा, फिर उसके बाद अध्यात्म और बढ़ता है, फिर सिंगिंग करते हैं तो उसके बाद भजन का लेवल बढ़ाया जाता नहीं है। सर, हमारा शुरू से ऐसा रहता है कि हम शुरू से उठा के चलते चीज़ों को। अच्छा। मतलब जो हमारे गाने का रिदम होता है, जो भी चीज़ होती है हमारी, वो हम उठा के चलते हैं। हम ऐसे नहीं जाते, हम सीधा ऐसे लेके लेके जाते हम ऐसे नहीं जाते, हम सीधा ऐसे फ्लो में रहता है हमारा पूरा काम। और एक जो एरा तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, और कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होती है। बाकी जो मिरेकल होते हैं वो भगवान के हाथों में होते हैं, जो भी होना होता है, तो अच्छा हो बुरा हो, सारा भगवान के हाथ में होता है। हाँ, तो आपका जैसे कि मैं जानना चाहूँगा कि भजनों पे, ऐसे आप भजन गाते हैं तो वो आपके पर्सनल लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पर्सनल लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक कि कई लोग बोलते हैं कि आप प्रोफेशनल लाइफ में जब भजन गाने जाते हो तो आप इतना प्रॉपर तरीके से जाते हो, आप पहचान में भी नहीं आते हो कि आप सत्तू ही हो या कोई और हो, ऐसा लगता है। और जब आप परफॉर्मेंस करने के बाद जो रेडी होकर आते हो, कई लोग कहते हैं, कई लोग तो सुना भी है मैंने, कई लोग ने मुझे भी बोला है कि आप लगते नहीं कि आप वहाँ पे गा रहे थे, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में रहते हो। बिल्कुल फंकी टाइम में रहता हूँ मैं, मेरा ये रहा ही ऐसे, मैं शुरू से ऐसे ही रहा हूँ नॉर्मल लाइफ में अपनी। और प्रोफेशनल लाइफ में मैं थोड़ा ट्रेडिशनल वेयर करता हूँ और थोड़ी अलग से बन के रहता हूँ, तो लोग उस चीज़ को जज करते हैं काफ़ी कि आप ऑन स्टेज ऐसे रहते हो और बैक स्टेज ऐसे रहते हो। थोड़ा अच्छा लगता है वो चीज़ सुनने में कि हाँ, कि पर्सन तारीफ भी, कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा है कि हाँ आप स्टेज पे ऐसा रह रहे हो और नॉर्मल लाइफ में ऐसे रह रहे हो फंकी रह के, लगता नहीं कि आप ही हो। अच्छा, हाँ तो काफ़ी जने ने जैसे बोला होगा, तो आपका कैसा मुँह, मतलब आपके जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ करते हो में? इंस्ट्रूमेंट देखो, अगर बड़ा स्टेज है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, 7 भी लगते हैं, 8 भी लगते हैं, 5 भी लगते हैं। छोटा स्टेज है 4 लगते हैं। वैसे मेरा ये मानना होता है कि मैं ज़्यादातर 5 ही लगाता हूँ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, कौन कौन से? कीबोर्ड हो गया हमारा, और आपका तबला हो गया, ढोल हो गया, पैड हो गया, सैम्पलर हो गया, ढोलक हो गई, ये सब चीज़ें रहती है। ओके। बाकी अगर हम बढ़ाना चाहें तो उसमें बैंजो भी ऐड कर सकते हैं, गिटार भी ऐड कर सकते हैं, 2 ढोल भी लगा सकते हैं। जैसा स्टेज होगा वैसा काम है। अच्छा, जैसे कि बड़े परफॉर्म, जैसे कि मैंने देखा था आपके इंस्टाग्राम पे, आप मुंबई गए थे। हाँ जी। आपके मुंबई पे शो था, आपका शो था या वैसा था आप इस सर मैं तरीके? बताना चाहूँगा, वो शो नहीं था, वो मेरा शूट था, टीवी शूट था वो। ओके। उसके लिए सिलेक्शन हुआ था मेरा, मतलब मेरे पहले साइलेंट ऑडिशन हुए थे, उसके बाद जो मेरा टीवी शूट था वो मुंबई में हुआ था। वो था आपका ईस्ट वसई में। अच्छा, मतलब वहाँ की जर्नी भी बहुत कमाल की थी मेरी। तो मैं वही की जर्नी जानना अच्छा चाह रहा अच्छा हूँ अच्छा। बेस की, आपका वहाँ की जर्नी क्या रही है? वहाँ की जर्नी सर मेरी ऐसी थी कि यहाँ से फर्स्टली जब वहाँ से कॉल आया मेरे को कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको यहाँ पे आना है और ऐसी ऐसी जगह पे आपका शूट है और आपको रहने का इंतज़ाम थोड़ा दूर पड़ेगा। तो उस तरीके से थोड़ा सा मतलब अंदर से डर भी था कि इतना दूर जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम दूर जा रहा हूँ, मुंबई जैसे बड़े शहर में जा रहा हूँ। मतलब एक अपना ड्रीम था कि मेरा, कि कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस लेवल वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे क्या कहते हैं परफॉर्म करके आऊँगा। मतलब हर किसी इंडिया में आधे से ज़्यादा लोगों का ड्रीम रहता है कि मुंबई जाए। बिल्कुल। हर किसी का ड्रीम रहता है वहाँ पे कि मुंबई जाए, वहाँ पे एक्टर हो गया, सिंगर हो गया या डांसर हो गया, हर किसी का ड्रीम रहता है कि वहाँ पे जाके अपना नाम कमा के आए। हाँ, और वहाँ का मतलब बेसिक जो आपने परफॉर्मेंस दी थी वहाँ पे, उसका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा मैं। वहाँ का एक्सपीरियंस सर बहुत कमाल का था वहाँ पे। मतलब कि जो उनका स्टूडियो था, काफ़ी बड़ा स्टूडियो था उनका, नाम बहुत नाम है उस स्टूडियो का वहाँ पे। मैं नाम अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा वो नाम, मगर जो उनका स्टूडियो था वो ईस्ट वसई में था। और ईस्ट वसई से जहाँ पे मेरे रहने का इंतजाम था वो पनवेल में था। तो अच्छा। पनवेल से मैं ईस्ट वसई आया, यहाँ से अच्छा। 4 घंटे का रास्ता था वहाँ से ईस्ट वसई से पनवेल का। अच्छा, 4 घंटे का हाँ, रास्ता? तो मैं वहाँ से पनवेल से सुबह 3 बजे निकला था और मेरा सुबह 7 बजे का शूट था वहाँ पे। अच्छा। वहाँ की लाइफ मतलब बहुत अच्छी लाइफ है वहाँ की। मतलब जैसे लगता है कि यहाँ पे ऐसा होगा, इतनी डर से रहता है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे सब अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं। अच्छा। अच्छा लगा वहाँ जाके। मतलब मेरी एक होता है ना कि पर्सन जगह बोलते हैं, मुंबई को ड्रीम प्लेस बोलते हैं, और रियली में ड्रीम प्लेस है, वहाँ से नजरें नहीं हट रही थी सीरियसली। अच्छा, तो आप जैसे कि मुंबई गए, तो उससे पहले मतलब आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपको क्या फील हो रहा था जब आप अपने घर से निकल रहे थे? सर देखो, मुंबई जाना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए, मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात होती है मुंबई जाना। मैं तो खुश था अंदर से, मगर मेरी फैमिली की तरफ से मना था
अच्छा, उन्हें थोड़ा डर था, जैसे आज आप लोग देख रहे हो आजकल का एनवायरनमेंट कैसा हो रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। खाली मुंबई की बात नहीं कर रहा मैं, हर जगह का ऐसा बात हो रखा है। हाँ, तो थोड़ा सा डर रहे थे वो। तो पहले मेरा प्लान था अमन के साथ जाने का, हम लोग की टिकट भी बुक हो गई थी, सब चीज़ें हो गई थी हमारी। अच्छा, और जिस दिन हमें निकलना था उससे एक दिन पहले उसकी दादी की डेथ हो गई थी, तो अच्छा, इस चक्कर से वो जा नहीं पाएगा। अच्छा, तो आप तो अकेले मैं फिर, अब कोई था नहीं साथ में, फिर मैं सुबह के उसकी मैंने फिर उसकी टिकट कैंसिल कराई रात को ही। फिर मैं ऐसा अकेला गया, पहले यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से मेरी ट्रेन थी शाम की 4:55 की। अच्छा, तो यहाँ से फिर मैं मुंबई निकला फिर वहाँ से। अच्छा, तो क्या मतलब क्या पहली बार जा रहे थे, क्या वहाँ पे तब उतरे आप, तो वहाँ पे क्या आया आपके दिमाग में सबसे पहले? सर मिडिल क्लास का इंसान अगर इतने बड़े लेवल पे जाएगा, इतनी जगह पे, इतनी अच्छी जगह पे जाएगा और पहली बार पैर रखेगा, हल्का सा उसके अंदर ना एजिटेशन होगी कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बट ऐसा था मेरे साथ, मगर वहाँ पे जानने वाले थे मेरे जो लेने आए थे मेरे को, जब तक वो नहीं मिले थे तब तक हेजिटेशन था। हाँ, जब उन्हें मैंने एक बार देख लिया कि हाँ ये आ गए हैं, तो मेरा थोड़ा डर, मेरा सारा डर दूर हो गया था वहाँ से। और जब वहाँ से बाहर निकला तो मेरा नज़ारा ही अलग था वहाँ का। अच्छा, तो वहाँ का सेट जो था आपका, जो शूट का, जी वो किस तरीके का था, और वो थोड़ा बताना चाहेंगे आप? सर, वहाँ का शूट बहुत ही प्यारा था। जो शूट की बात करूँ, जो सेट की बात करूँ, काफ़ी बड़ा सेट था वहाँ पे। 12 की 18 कैमरे लगे गए थे वहाँ पे। एक लेफ्ट था, एक राइट था, एक सामने था, एक स्पाइडर कैम था वहाँ से जो सामने से आ रहे थे बिल्कुल। और हमसे कम से कम 20 से 30 फीट की दूरी पर जजेस बैठे हुए थे हमारे। अच्छा, हाँ जी, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा शूट भी होता है। जैसे टीवी में हमें लगता था कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं और जजेस आपके ठीक सामने बैठे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम यहाँ गा रहे हैं, जजेस आपसे कम से कम 20 से 30 फीट दूर बैठते हैं। अच्छा, वहाँ जाके पता लगा था मेरे को। बल्कि वहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेशन मेरे को इस चीज़ की थी कि मेरा मेरा शूट कैसा निकलेगा। और वहाँ पे काफ़ी सारे सिंगर्स आ रखे थे, बाहर से आ रखे थे, आउट ऑफ इंडिया से भी आ रखे थे, इंडिया के भी थे, पंजाब से भी थे, राजस्थान से भी थे, कई जगह से आ रखे थे, बंगाल से, कोलकाता, कोई जानने वाला मिला आपको? काफ़ी सारे आ रखे थे। जानने वाले तो कोई नहीं था, बट हाँ जिनका सिलेक्शन हो रखा था वहाँ पे, उनकी कॉल्स आ रही थी मेरे पे अच्छा, कि भैया आप कब जाओगे, आपको कब जाना है, आपका कब की डेट है, क्या क्या टाइमिंग है शूट की आपकी, वो सब चीज़ें उनके फ़ोन आ रहे थे। बट एक दो जने मिले भी मुझे वहाँ पे, जिनकी कॉल पे बात हुई थी मेरे से। अच्छा, 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 तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ। तो वहाँ का सबसे अच्छा फूड जो माना जाता है वो वड़ा पाव माना जाता है, टेस्ट किया आपने? हाँ, टेस्ट किया था मैंने जाके। मैंने शाम को, हम लोग मार्केट घूमने गए थे, तो मैंने जाके टेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा था वो टेस्ट वहाँ पे। तो जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जो भजन होते हैं, जैसे कि इतनी हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है पहली चीज़, और हम पूरे दिन काम करते हैं और पूरा स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है, पूरे दिन में पूरे टेंशन टेंशन रहती है, तो भजनों का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा? सर मेरी लाइफ में भजनों को तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि टेंशन भरी लाइफ रहती है, टेंशन इतनी लेता नहीं हूँ मैं। हाँ, बट हाँ, ये थोड़ी बहुत अगर होती है, जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, जैसे बॉडी पेन करती है या इंसान काम करके थक जाता है, तो मेरा तो नॉर्मल सा रहता है कि अगर मैं थक भी जाता हूँ तो मुझे प्रैक्टिस करनी है, गाना है। मेरा मुँह दिन में 24 घंटे में से 20 घंटे चलते रहता है गाने के लिए। अच्छा, मेरा मतलब मैं स्ट्रेस लेता नहीं होता ना। अगर हाँ, अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो गया या बॉडी पेन हो रही है या कोई थकान लग रही है, तो मैं तो एक चीज़ करता हूँ, खाली हनुमान चालीसा सुनता हूँ। अच्छा, अच्छा लगता है मेरे को सुनना। हनुमान चालीसा हो गया, आपका गायत्री मंत्र हो गया, और आपका एक ओमकार गुणवाणी हो गई, ये सब सुनता हूँ। इससे मतलब मेरे मन को शांति मिलती है सुन के। और आप लोग आने वाली जो और लोग हैं उनसे भी ये बोलूँगा कि जैसे ये सब चीज़ें सुना करें, आपका माइंड में जो भी गलत चीज़ है वो दूर रहेगी आपसे। नेगेटिविटी दूर हाँ। होगी। तो इस चीज़ से मैं एक और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बोला कि यूथ, तो आपका जैसे कोई ऐसा अनुभव रहा है कि जैसे जागरण में गए हो आप, चौकी में गए हो, तो वहाँ पे ऐसा कोई अनुभव जो आपको ऑडियंस, जो आपके दिमाग से नहीं निकल पा रहा हूँ मैं? काफ़ी सारी चीज़ें होती है सर, देखो मोमेंट तो काफ़ी सारे बनते हैं, हर जगह कोई ना कोई मोमेंट बन ही जाते हैं। बट थोड़े बहुत होते कैप्चर हो जाते हैं, जो कैमरे में हो जाते हैं, हमारे माइंड में कैप्चर हो जाते हैं, वो निकलते नहीं निकालने से भी। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ कि हम लोग परफॉर्म करने गए थे, देहरादून में ही था वो परफॉर्मेंस। तो मैं गा रहा था वहाँ पे, गाते गाते मतलब एक काफ़ी मेरे से बहुत ज़्यादा उम्र के, काफ़ी मतलब उन्हें बुजुर्ग ही बोलेंगे हम, मतलब 50+ या 60+ थे वो मुझे सुन रहे थे बहुत देर से। हाँ, सुन रहे मैं गा रहा था वहाँ पे, तो वो पता नहीं कहाँ से आए, उन्होंने मुझे 500 का नोट दिया और उसके बाद मेरे पैर छुए। बट मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा कि मैं इतना छोटा, मतलब मेरी एज अभी कुछ भी नहीं है, अभी आज 23 साल का हुआ हूँ मैं। अच्छा, तो एज कुछ भी नहीं है मेरी, मगर ऐसे इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से। फिर कई लोग आते हैं फ़ोटो खिंचवाने आते हैं वहाँ से, कई जने मतलब बाहर आते हैं फ़ोटो खिंचवाने की, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं आपके साथ, मगर मेरे को अच्छा लगता है फ़ोटो खिंचवाना उनके साथ। जैसे कई चीज़ें तो कई जने होते हैं फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं, थोड़ा कई सारों को देखा है मैंने कि वो फ़ोटो खिंचाने से मना कर देते हैं, या उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है फ़ोटो खिंचाना। बट मेरे को अच्छा लगता है फ़ोटो खिंचाना, उनके साथ मिलना, उनके साथ रहना अच्छा लगता है मेरे को।
तो मतलब आपके जो इतने बुजुर्ग आदमी ने आपके पैर इस पर बट मैंने छुआ ही नहीं था उनसे पैर, अच्छा, मैं अच्छा। पीछे हो गया था हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं छोटे बड़े क्या, मैं छोटे से भी नहीं छुआता हूँ, अच्छा। मुझे बहुत अजीब लगता है पैर छुआना किसी से। तो काफी अच्छी चीज है ये आपकी कि आप मतलब किसी से भी पैर नहीं छुआते। हाँ हाँ ठीक है कि किसी नमस्ते नहीं, ठीक बड़ा है, छोटा सब एक बराबर है मेरे लिए, बट ये वो रिस्पेक्ट दे रहे हो दिल से दे रहे हो, अच्छा प्यार दे रहे हैं दिल से दे रहे हैं, मगर ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं छूता हूँ पैर, मैं अपने जो सीनियर्स हैं उनके पैर छूता हूँ, वो मेरा कर्म है, मगर मैं किसी से अपने पैर छुआ रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज़ें। वो चीज होती है ना कि हम अभी मैं इस लायक नहीं हुआ कि कोई मेरे पैर छुए हुआ, क्या अगर लायक हो भी गया तो भी नहीं करने मैंने सब चीज़ें। तो अच्छी चीज है ये चीज, जैसे आपको काफी पॉजिटिवनेस देती है कि हम काफी अच्छा, ये एक डाउन टू अर्थ दिखाती है बंदे को मुझे कि लोगों को सामने। मतलब मेरा ऐसा है सर, देखो कि मेरे को लोगों के साथ मिलकर रहना अच्छा लगता है, उनसे बात उनके उनके टच में रहना, उनसे बातचीत करना, ताकि कल को कोई ऐसा चीज़ें ना बोले कि हाँ भाई ये पर्सन आया था, इसके अंदर इतना ईगो था या एटीट्यूड था। वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर आए, या भगवान करे कि ऐसी चीज़ें ना ही आए मेरे अंदर, तो ज़्यादा अच्छा है। तो सही अच्छी चीज है ये इंसान हो गए चाहे जानवर हो गए, जानवरों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जानवरों के साथ रहना, चाहे जानवरों को प्यार करना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा एनिमल लवर हाँ, मैंने कई जगह देखा कि जानवरों की बहुत दुर्गति होती है। हमारी गाय हो गई है, जैसे हम माता कहते हैं, मगर माता बोलने वाली माता को खा रहे हैं, आज का टाइम ऐसा आ गया है। हाँ बिल्कुल आज के टाइम पे खा रहे हैं, और इतना सारी चीज़ें होती हैं। हम आज के टाइम पे मारते हैं, अंदर हम पूजा कर रहे हैं, जैसे हम शिवलिंग हम जाके मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, उनके सामने प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और घर आके हम चिकन खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, वही तो चीज किस बात की पूजा लगनी है आपको? वही तो जैसे मैंने अब जैसे कोई देखे थे अंकल, वो अपना शिवलिंग पे अंदर जाके जल चढ़ा के नंदी महाराज की पूजा कर पे और बाहर जाके बैल को मार दिया कि भाग यहाँ से, ये वो। अब ऐसे थोड़ी होता है कि अंदर तुम पूजा कर रहे हो, वो क्या महत्व रह गया उस पूजा का, जब तुम नंदी महाराज को मारे हो। हम भैरव जी के मंदिर जाते हैं और हम कुत्ते को मारते हैं जी, तो इस तरीके से नहीं होता ना कि हम किसी को, अगर हम, वो भी जीव है। देखो जितना हक हमारे धरती पे है, इतने हक उन लोगों का भी है। बिल्कुल छोटी सी बात है, अगर सोचना चाहो तो बहुत बड़ी बात है ये। वही तो। अगर हम उनकी रक्षा करेंगे ना, तो आने वाले टाइम में वो हमारी रक्षा करेंगे। हाँ होता है, और मैंने कितनी सारी वीडियोस में देखा है, कितनी सारी जगह सुना है कि एक बार अभी एक वीडियो आई थी, एक आई थिंक दिल्ली में या फिर कहीं पे, पुणे में रेप हो रहा था हाँ किसी लड़की का, हाँ, तो कुत्ते ने बचाया। बताया था उसे, तो वही चीज देखो ना, कुत्ते ने कितनी बताया था। कितनी वो बात है कि इंसान वहां पे होते हुए भी इंसान को खा रहा है, और एक कुत्ता होते हुए उसने उसकी हेल्प की उस लड़की की। तो इतना अच्छी चीज़ है ये चीज़, मैंने देखी कि मतलब जो हमारे जो डॉगीज होते हैं, सारे कुत्ते होते हैं, वो हमें मतलब एक सर खाली बात कुत्तों की नहीं है या डॉग्स की बात नहीं है, सारे एनिमल्स ऐसे ही होते हैं। लोग कहते हैं कि उनके अंदर माइंड नहीं होता, उन्हें सेंस नहीं होता, मगर उनसे ज़्यादा सेंस किसी के पास नहीं होता। इंसान आपस में एक दूसरे को देख के जलते हैं, मगर वो नहीं देख के जलते किसी को। हाँ वो सोचते हैं कि हम कितना प्यार मिले। हाँ, अब जंगली जानवरों की तो बात नहीं करेंगे, वो तो मांसाहारी होते हैं, वो बनी इसलिए, वो उसी चीज़ के लिए बने हैं। वो पर बने हमारे इसलिए। जैसे बिल्ली हो गई, अब कुत्ते हो गए, और अगर आप एक बार बताओ, अगर आप खुद ही शेर के गुफा में जाओगे तो वो छोड़ देगा आपको? सही नहीं छोड़ेगा ना। सही जब आप उससे पंगे लोगे तो क्यों छोड़ेगा वो? अब उससे दूर रहो तो कुछ बोलेगा ही नहीं वो आपको। वही चीज़। जैसे लोग आते हैं यहाँ पे, आज के टाइम पे हमने पेड़ पौधे भी इतने काट दिए कि वो सारे सारे जानवर हमारे, जैसे भी देहरादून में आपने सुना होगा इतने सारे शेर आ रहे थे, चीता पूरे हमारे यहाँ मैंने पे। देखा था अपनी आंखों से। देखा था? हाँ, तो कहाँ पे था ये सी? हमने देखा था ये आपका राजपुर रोड साइड। अच्छा राजपुर हाँ रोड पे आपने देखा था अपने हाँ, आंखों से? मतलब चीता नहीं थे वो, लेपर्ड्स थे, लेपर्ड्स के बच्चे थे वो अच्छा जो जा रहे थे। बच्चे, मैंने सुना था उन्होंने छोड़ा था, किस उन्होंने शायद किया, फिर आ गए। सुनने में तो देखो कुछ भी आ सकता है, हम किसी की सुनी पे विश्वास नहीं कर सकते, छोड़ा गया कि आए हैं, बट ये है कि हाँ, अगर जंगल कटेंगे तो वो कहाँ जाएंगे फिर? सही बात है, जंगल कट रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें, हम अपना डेमोक्रेसी बढ़ा तो रहे हैं, पर हम अपने नेचर को सिक्योर नहीं कर रहे हैं। अगर हम अभी से चीज़ों को बचा के चलेंगे तो आगे कैसे जिएंगे? सही बात है, वही चीज़, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और मतलब हम सोचते हैं यार कि हम पेड़ लगा रहे हैं, हम पहले पेड़ काट रहे हैं, फिर हम सोचते हैं हमको यार ऑक्सीजन में इतनी दिक्कत हो रही है, इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें बहुत गलत चीज़ें हो जाती हैं। तो आप जैसे कि आपने बताया कि आप लोग पूजा करते हैं, फिर उसके बाद मांसाहार का उपयोग करते हैं और खाते हैं, और क्या आप करते हैं ये सब चीज़ें कि नहीं? नहीं, मैं पहले करता था, तो मुझे जिन चीज़ों का नहीं पता था पहले करता था मैं, मगर जब से इन चीज़ों से जुड़ा हूँ मैं, तब से मैंने सब चीज़ें छोड़ दी है। मैं नॉनवेज अब नहीं खाता हूँ। अच्छा, हाँ जी। मेरा भी यही सीन था कि शुरू से, कि ऐसा नहीं कि मैं, मतलब पहले भी हम थे, मैं खाता था, जो कि मेरे घर में
मेरी वजह से नॉनवेज बनता था। हम्म। पर अब आज के टाइम पे ऐसा है कि मैंने ही घर वालों नहीं को देखो, अगर हम गलती करेंगे तो गलती को भी हमें ही सुधारना है। हाँ, पहले हमें पता नहीं था ना, कि ज्ञान नहीं था इस चीज़ का हम्म। कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, सारे पुराणों में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, तो हम नहीं कर सकते वो हम्म। चीज़। अब भगवान स्वीकार ही नहीं करते हम, अब जैसे वो हमारे माता पिता हैं, तो माता पिता अगर अपने बच्चों को ही काट के वो खा रहे हैं तो कितना बुरा ही लगेगा। सर छोटी सी बात है, जो लोग खाते हैं चिकन उनके लिए बोलना चाहूँगा, जो लोग ये नॉनवेज खाते हैं, अगर उनको कोई हल्का सा काट दे कितना दर्द होएगा। उंगली काट दो। हल्की सी उंगली काट दिया, कोई खरोच लग जाए कितना दर्द होएगा उससे। और हम तो पूरे जानवर को पूरा पूरा काट रहे हो, तो कितना पेन होता होगा। सोच के देखो इस बात को, वही चीज़, इतना वो क्योंकि हम वो बोल नहीं पाते तो उनका दर्द नहीं समझ सकते। सही बात है। तो वो मतलब काट, ठीक है, वो चीज़ अच्छी, वो लोग खाते हैं। अ, सर इतने क्वेश्चंस आपने पूछे हैं मेरे से, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है। हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको भक्ति लाइन में आके या भक्ति की राह पे चल के कैसा लगता है? मैं आपको अपनी चीज़ें बताऊं तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। पहली चीज़ तो पीस मिलता है मेरे को इस भक्ति में, भक्ति करके। पहले मैं नहीं था, क्योंकि और चीज़ें थी, मैं गलत रास्ते पे भी रहा हूँ बहुत, मतलब जैसे कि मैंने बताया नॉनवेज खाता था, सारी चीज़ें गलत रास्तों पे भी रहा हूँ। पर मैं ऐसा नहीं है, अब जब से मेरे को ज्ञान मिला, जब से मेरे को मैं प्रॉपरली भक्ति में आया, तो जब मेरे को काफ़ी पीस है। पहले मैं बहुत टेंशन में रहता था, स्ट्रेसफुल लाइफ थी, और एनजाइटी, मतलब थोड़ा डिप्रेशन में भी आ गया था। तो उस चीज़ को लेके, करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन। तो अब जो क्या है, मैं टेंशन नहीं लेता, स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, और प्रॉपरली मतलब एक पीस रहता है माइंड में कि आगे अपना क्या काम करना है, उस चीज़ को लेके मोटिवेशन मिलता है। इस चीज़ से अपना माइंड रिलैक्स होता है। मैं नाम जप करता हूँ डेली उठ के, मेरा रूटीन होता है, मैं सुबह 4 से 5 के बीच में उठ के प्रॉपर नहा धो के पूजा करके अपना नाम जप करना, मेरा ये प्रॉपर रूटीन रहता है। तो नाम जप मैं डेली करता हूँ, क्योंकि नाम जप से हमें बहुत पॉजिटिव ऑरा मिलता है, और हमारे को माइंड बहुत शार्प होता है और रिलैक्स मिलता है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और है। मैं जानना चाहूँगा, जब आप तिलक लगाते हैं, इस तिलक का आपकी लाइफ में क्या महत्व है? मेरे लाइफ में बहुत महत्व है, क्योंकि साक्षात ये राधा रानी के और श्री हमारे माधव के चरण है, और इनके जब तक और वो अर्पित करते हैं, तो उनको यहाँ पे हम ये बनता है, तो उसके नीचे हम तुलसी लगाते हैं, ताकि, क्योंकि हमें, तो जैसे हम भोग लगाते हैं, तो भोग में हम तुलसी डाल के, जब हम, तो क्योंकि तुलसी सखी है, उनकी सखी मानते हैं जो हमारे माधव है उन्हें, तो वो भोग स्वीकार नहीं करते तुलसी के बिना। तो इस तरीके से हमें भी स्वीकार नहीं करेंगे तुलसी के बिना। तो वही चीज़, तो हम इसलिए ये इस तिलक को, इनका नाम है उर्दपुंड बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसमें हम सारी की सारी, बस यही तुलसी महारानी होती है, और हमारे ये चरण होते हैं, और ये राधा रानी के चरण होते बहुत अच्छा लगा जानकर। हैं। तो ये चीज़ काफ़ी मतलब काफ़ी यूथ को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, और काफ़ी संप्रदाय होती है, संप्रदाय के तिलक होते हैं हाँ जी, अलग अलग। हाँ जी। ये गौड़ीय संप्रदाय का तिलक होता है। तो जैसे कि आगे बढ़ता, समय की मर्यादा को रखते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, वैसे तो इनसे बात करके ऐसा लग रहा है कि ये पूरा टाइम निकलते जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करते रहो बात। पर समय की मर्यादा को रखते हुए हम एक इनसे आखिरी क्वेश्चन करेंगे, हाँ जी। कि जो हमारा आने वाला यूथ है, और जो बिगिनर्स है इस टाइम, जो भी भजन लाइन में आना चाह रहे हैं, और जो भी आ चुके हैं पर उन्हें इतने टेक्निकल टर्म्स नहीं पता, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सर, पहली बात तो ये, मैं खुद अभी यूथ हूँ, मैं भी बिगनर्स हूँ, अभी शुरुआत है मेरी। बट आप सभी का प्यार है जो मिल रहा है मेरे को। जी। तो जो मेरे साथ के जो पर्सन है उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो, मेहनत का फल कहीं ना कहीं मिलता ही है। आप मेहनत करोगे, फल देने वाला ऊपर वाला है। जैसे आपकी मेहनत होगी वैसा आपका फल होगा। उनके लिए यही कह रहा हूँ कि मेहनत करते रहो, जितना हो सके इतना अच्छे से। बस ये है कि हिम्मत मत हारो, और अगर परफॉर्मेंस करने जाओ तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, ये बोलूँगा उन्हें मैं, और अच्छे से परफॉर्म करो। तो जैसा कि समय की मर्यादा को रखते हुए हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, और अगर हमने जो बोला हो, अगर कुछ भी इसमें कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए हम माफ़ी प्राप्त किए हैं आपसे। तो और एंड करते हैं, तो जैसे कि इन्होंने एक भजन सुनाया था हमें, तो एक और भजन अगर हो जाए तो मज़ा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया भजन की आप फरमाइश कर रहे हैं, हाँ, तो आप राधा रानी के भक्त हैं, तो बिल्कुल। उन्हीं को लेकर कुछ सुना देते हैं। राधा नाम की लगाई फुलवारी के, पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के, पत्ता पत्ता शाम बोलदा। के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा।
हो राधा नाम की लगाई फूलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। जय श्री राधे। जय जय